हे गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव स्टडी। मैं हूं आपके साथ अभयराज और आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू। और इस लेक्चर के माध्यम से एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम हो, इस लेक्चर का अध्ययन करने के बाद पॉलिटी का प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि यहाँ से आपके हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं पॉलिटी से। और इस लेक्चर के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का हल कर दिया जाएगा। और ये प्रश्न होने वाले हैं 1 से लेकर 100 प्रश्न, जिसमें पॉलिटी का हर टॉपिक कवर किया जाएगा। साथ ही प्रश्नों के साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जाएगा, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शन ए 15, बी 12, सी 2, डी 10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ये सदस्य होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान आदि में जो विशेषज्ञ होते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया होता है, उन लोगों में से 12 सदस्यों को चुना जाता है। हम सभी जानते हैं एक होती है संसद, ठीक है, और संसद के अंदर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा में और संसद के अंदर ही होता है राष्ट्रपति। तो ये संसद के 3 हिस्से होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, जो वर्तमान में सदस्य हैं, वह हैं 245, ठीक है, 245। इनमें से इनमें से 233 तो निर्वाचित होते हैं, और इनका निर्वाचन होता है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। और जो 12 सदस्य होते हैं, इनको नामांकित किया जाता है, यानी नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये टोटल हो जाते हैं 245। तो वर्तमान में राज्यसभा में कितने एमपी हैं? तो वह है 245। लेकिन अगला प्रश्न ये आ सकता है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने एमपी हो सकते हैं, यानी सदस्य हो सकते हैं? तो वह हो सकते हैं 250। संविधान में ये वर्णन है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है 245। क्वेश्चन नंबर 2, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए शासक राजा या रानी होती है, बी शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, सी राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, डी वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो गणतंत्र, यहाँ पे शब्दावली आई है गणतंत्र। इसका आंसर वैसे होगा सी, राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देखिए, इसमें दो तरह की राज्य व्यवस्था होती है। एक होती है राजतंत्रात्मक, यानी राजतंत्र। तो यहाँ पर जो शासन का प्रमुख होता है, किसी भी देश का प्रमुख होता है, वो राजा होता है। और उसकी पीढ़ी आने वाले समय में लगातार उसका बेटा, फिर उसका बेटा, या फिर उसका बेटी बेटा, ऐसे लगातार उस पर शासन करते रहते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में यही चलता था, ठीक है। और आज भी राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है ब्रिटेन में, जबकि भारत में कैसा लोकतंत्र है? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। एक होता है गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो देश का प्रमुख होता है, उसे जनता द्वारा चुना जाता है और सीमित अवधि के लिए चुना जाता है। अब भारत में लोकतंत्र है, क्यों? क्योंकि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति भारत का प्रधान होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। अब ये जो राष्ट्रपति है, ये जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे भागीदारी नहीं करती है, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, यानी एमपी, एमएलए, एमपी एमएलए जो चुने जाते हैं, तो उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा सी, राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका मतलब होता है गणतंत्र। इसलिए भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, ना कि राजतंत्रात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
ब्रिटिश भारत में किस वर्ष प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए 1925-26, बी 1930-31, सी 1936-37, डी 1939-40। तो इसका आंसर होगा 1936-37, यानी सी आंसर होगा। जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था तो उस समय पर ब्रिटेन के द्वारा भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। और इस 1935 के अधिनियम में ये प्रावधान था कि भारत के प्रांत हैं जो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे, ब्रिटिश भारत के प्रांत कहलाते थे, वो थे टोटल 11। ठीक है, तो इस 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे इस अधिनियम के तहत। तो ये चुनाव हुए थे 1936 में, यानी 1936 में, और इनके जो परिणाम आए थे 1937 में, 1937 में। तो यहाँ पर 1936-37 में ये चुनाव किए गए थे। इन प्रांतों में अधिकतम प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए 1 से 4, बी 12 से 35, सी 36 से 51, डी 5 से 11। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि फंडामेंटल राइट काफ़ी देश के संविधान में महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 12 से लेके 35 तक। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। यदि हम 1 से 4 तक की बात करें तो इसमें दे रखा है संघ व राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसका जो टॉपिक है संघ व राज्य क्षेत्र। ठीक है, कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसका जिक्र है अनुच्छेद 1 से लेके 4 में। और 12 से 35 में है मूल अधिकार, मूल अधिकार। तो इसका आंसर भी है मूल अधिकार। ठीक है, और 36 से लेके और 51 में इसमें है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पर 5 से और 11 के में जो अनुच्छेद में शामिल है वह है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। चूंकि CAA, ठीक है, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी चर्चा में रहा है कोरोना से पहले, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना बनी रहती है। और हर परीक्षा में मूल अधिकार से तो एक प्रश्न आ ही जाता है, इसलिए आपको उसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी तो आपने सुना ही होगा। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कोड, बी इंडियन पब्लिक कोड, सी भारतीय पेनल कोड, डी भारतीय डाक कोड। तो इसका आंसर होगा भारतीय पेनल कोड। इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता आपने सुना ही होगा कि जो धाराएं लगती है किसी भी अपराध के लिए तो भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा के अनुसार उनको लगती है। तो यहाँ पर इसमें होता है क्या है, तो इसमें नागरिकों के अपराधों की परिभाषा है। ठीक है, अपराधों की परिभाषा है, अपराधों की डेफिनेशंस इसमें दी गई है। ठीक है, और दंड का प्रावधान यानी किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, इसका प्रावधान आईपीसी की धाराओं में दिया होता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान, डी जय हिंद। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य सत्य हमेशा विजयी होता है, इसलिए हमेशा सत्य पर टिके रहना ज़रूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य पर टिका रहे तो शायद उसे कुछ दुख सहने पड़े, लेकिन अंततः सत्य की विजय ज़रूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग
किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर बात हो रही है पिछड़ा वर्ग आयोग की, यानी ओबीसी की। ठीक है, ओबीसी की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए काका कालेलकर, बी बीपी मंडल, सी बीपी सिंह, डी पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर होगा काका कालेलकर। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहला ओबीसी आयोग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, 1953 में। तो इसका आंसर होगा काका कालेलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय तथा विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, बी 16, सी 29, डी 26। तो इसका आंसर होगा 26, क्योंकि 26वां जो अनुच्छेद है वह भारतीय नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऐसे जो आर्टिकल्स हैं वह हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये 5 ऐसे मूल अधिकार है, ऐसे अनुच्छेद है जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब इसको जान लेते हैं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आर्टिकल 15 है उसमें दे रखा है कि भारत धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन केवल ये भारतीयों के साथ है, विदेशियों के साथ ऐसा नहीं है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन क्या विदेशियों को दिया जाएगा? नहीं, केवल भारतीयों को दिया जाएगा। और यहाँ पर आर्टिकल 19 है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये केवल भारतीयों को दिए जा सकते हैं, विदेशियों को नहीं। और जो 29 और 30 है ये आर्टिकल जुड़े हुए हैं शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण के अधिकार से। अब शिक्षा संस्कृति का यदि संरक्षण करना है तो भारतीयों का करना होगा, विदेशियों का क्यों करेंगे भाई? इसलिए यहाँ पर ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं मूल अधिकारों में जो केवल भारतीयों को है। बाकी जो अन्य आर्टिकल्स है वह सभी विदेशी और भारतीय दोनों नागरिकों को है। अनुच्छेद 26 में 25 से लेके और 28 तक यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है, इन आर्टिकल्स को आपको ध्यान रखना काफी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 35वां, बी 42वां, सी 51वां, डी 72वां। तो प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया है और वह किया गया है 42 अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला शब्द है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी, समाजवाद जोड़ा गया है। और दूसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और तीसरा है अखंडता। क्या है? अखंडता। तो यहाँ पे 3 शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, और 1973 में केशवानंद भारतीयवाद में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का मूल हिस्सा है। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का दर्शन है, क्योंकि प्रस्तावना के द्वारा भारतीय संविधान की झांकी दिखाई पड़ जाती है कि भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि प्रस्तावना में जो आपने पढ़ी भी होगी, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गण गणतंत्रात्मक लोकतंत्र बनाने के लिए और देश के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो न्याय है वो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और विचार, अभिव्यक्ति,
धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता, साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरी प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे तो यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने प्रस्तावना में न्याय है, कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, इसमें जो न्याय है वो किस देश से लिया गया है। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता किस देश से ली गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 356, बी 309, सी 370, डी 372। तो हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है, यानी किसी भी पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और यदि कोई भी राज्य की सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही होती है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को ही अन्य भाषा में हम कह सकते हैं राज्य में आपातकाल। ठीक है, राज्य में आपातकाल। ओके, और यहाँ पर हमारे संविधान में 3 आपातकालों की बात की गई है। एक की गई है अनुच्छेद 352 में, जिसमें कहेंगे हम राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ये लगाया जाता है जब कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर देता है या फिर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। ठीक है, पहले आंतरिक अशांति था, लेकिन आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, क्योंकि 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया था। इसलिए उसी को हटाने के लिए, उसी प्रावधान के लचीलेपन को कम करने के लिए इसमें आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, एक होता है वित्तीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो ये लगता है आर्टिकल 360 के तहत। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 3 तरह के आपातकाल हो गए। एक तो हो गया आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो गया 356 आर्टिकल जो कि राष्ट्रपति शासन होता है, राज्य में आपातकाल लगता है, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अनुसार लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को भारत का स्टील फ्रेमवर्क कहा था, स्टील फ्रेमवर्क। और ये कहा था कि जो सिविल सर्विस है वह देश की एकता में रखने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान देती रहेगी, क्योंकि सिविल सर्विसेज में अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो अलग अलग राज्यों में सर्विस करते हैं और देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखते हैं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू भी है गुजरात में, और वह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 22, डी 25। तो इसका आंसर होगा सी 22। आप सभी जानते होंगे कि अनुसूची, हमारी जो अनुसूची है 8 नंबर की, जिसमें अनुसूची 8 में, ठीक है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया संविधान में। हालांकि मूल संविधान में अनुसूची 8 में केवल 14 भाषाएं थी, यानी 14 भाषाएं उसमें थी, लेकिन अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा उसमें और भाषाएं भी जोड़ दी गई और अब हो चुकी है 22 भाषाएं। लास्ट में सबसे अंत में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, और ये जोड़ी गई है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। ठीक है, और ये 4 भाषाएं हैं
और 4 भाषाएं कौन सी है? एक तो है मैथिली, ठीक है, मैथिली है, संथाली है, संथाली, ठीक है, और है तीसरी डोगरी और बोडो, डोगरी और बोडो। तो इस प्रकार से ये 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लेटेस्ट में कौन सी जोड़ी गई, और मूल संविधान में थी 14 और अब वर्तमान में है 22 जिन्हें कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एम ए अयंगर, बी गणेश मावलकर, सी सरदार हुकुम सिंह, डी नीलम संजीव रेड्डी। इसका आंसर होगा वी गणेश मावलकर, ठीक है। लोकसभा की यदि हम बात करें तो आर्टिकल आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है, लोकसभा के गठन की बात की गई है। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं यानी स्पीकर है, वर्तमान में स्पीकर है लोकसभा के, वह हैं ओम बिड़ला, ओम बिड़ला, ठीक है। तो 2019 में जो चुनाव हुए थे तो उन चुनावों में ओम बिड़ला जी है, वह राजस्थान के कोटा से, राजस्थान के कोटा से निर्वाचित हुए हैं और उन्हें बना दिया गया है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लुइस माउंटबेटन, डी एडवर्ड लॉ। तो हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचारी, इन्हें राजा जी भी कहते हैं, ठीक है, इनका जो राजा जी, ठीक है। और ये प्रश्न कहीं प्रकार से आता है, ठीक है। भारत के यदि प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वह थे लुइस माउंटबेटन, ठीक है, लुइस माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लुइस माउंटबेटन, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और यदि कहा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो वह भी थे सी राजगोपालाचार्य। तो यहाँ पर भारत की बात होगी प्रथम और अंतिम की तो वो सी राजगोपालाचार्य होंगे, और इनसे पहले जो ब्रिटेन के लुइस माउंटबेटन थे वह थे भारत के गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं जो कि कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अब इसमें लिखा है कि भारत का तो वो राजगोपालाचार्य है, जबकि प्रथम आए ओवरऑल तो माउंटबेटन आंसर इसका हो जाएगा। दरअसल जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो उस समय वो राष्ट्रपति तुरंत तो बने नहीं थे, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति पद बना था एक तरीके से, ठीक है। और उससे पहले राष्ट्रपति की जगह भूमिका निभाने का कार्य है वो गवर्नर जनरल कर रहे थे, ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो यहाँ पर अनुसूची की बात हो रही है, एक अनुसूची है 5, एक अनुसूची है 5 और एक है 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6ठी अनुसूची की बात हो रही है, तो इसके अंतर आते हैं 4 राज्य, 4 राज्य इसमें आते हैं। पहला राज्य असम, फिर आता है मेघालय, फिर आता है त्रिपुरा, और एक और राज्य है इसमें मिजोरम। तो यहाँ पर 6ठी अनुसूची में नागालैंड राज्य नहीं है, मिजोरम है। तो 4 राज्य तो आते हैं 6ठी अनुसूची में, और इनका स्पेशल प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इन राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी रहती है, और उन ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए उनके जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो यहाँ पर 4 राज्य आपको याद रखने हैं, 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं, जैसे असम है, असम के नीचे जाएंगे इधर, ठीक है ना, यहाँ पे मेघालय जाएगा, और इधर जाएंगे थोड़ा बांग्लादेश की इधर की तरफ तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के इधर जाओगे तो आएगा मिजोरम। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 148, बी 143, सी 360, डी 72। तो इसका आंसर होगा सी। हम पहले प्रश्न में भी इसको पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा सी, जो कि आज तक भी वित्तीय आपातकाल कभी भारत में नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 17, 92 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए मैथिली, बी बोडो, सी संथाली, डी कन्नड़। तो यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें मैथिली थी, बोडो थी, संताली थी, और जो चौथी भाषा थी वह थी डोगरी। और यहाँ पर डी आंसर कन्नड़, जो कि उस समय पर नहीं जोड़ी गई, बल्कि मूल जो अनुसूची थी उसी में ये कन्नड़ भाषा शामिल थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, बी एमएल सिंघवी समिति, सी जीवी के राव समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। तो जो 1986 में जिस समिति का गठन किया गया था, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, और पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कैसे दिया जाए इस संबंध में सिफारिश की थी एमएल सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, बाकी जो अन्य समितियां हैं वह भी पंचायती राज से जुड़ी हुई है, लेकिन इनका गठन इससे पहले ही हो चुका था। सबसे पहले हुई थी बलवंत राय मेहता समिति, फिर हुई थी अशोक मेहता समिति, और फिर हुई थी जी बी के राव समिति, और सबसे लास्ट में हुई थी एमएल सिंघवी समिति, जिसने ही अंततः संवैधानिक रूप देने के लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए इसका प्रावधान किया था। और इसी के आधार पर 72 एवं क्वेश्चन नंबर 19, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए ओसीआई, बी एफसीआई, सी एनआरआई, डी पीआईओ। तो यहाँ पर ओसीआई कार्ड धारक होते हैं, एनआरआई कार्ड धारक होते हैं, पीआईओ कार्ड धारक होते हैं, लेकिन एफसीआई कार्ड धारक कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो यहाँ पर एनआरआई तो होता है जैसे कोई व्यक्ति है वो विदेश में जाता है और अपनी सर्विस के लिए, काम धंधे के लिए विदेश जाता है, और वहीं पर लंबे समय के लिए निवास करने लगता है। तो वो है तो भारतीय, लेकिन एनआरआई बन जाता है क्योंकि वह अधिकतम समय कहाँ रह रहा है, विदेश में, और उसका भारत में रहने का प्लान आगे कम है। ठीक है, और यहाँ पर जो ओसीआई कार्ड धारक है और जो पीआईओ है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है ना, इनको दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये भी व्यक्ति होते हैं जैसे कि भारतीय मूल के लोग हैं। ठीक है, जब हमारा देश ब्रिटेन के पराधीन था तो उस समय पर काफ़ी जो भारतीय लोग थे उनको, जो ब्रिटेन है तो उनके जो कंपनी है तो वह विदेशों में मजदूर के रूप में विदेशों में ले गई थी, और वहाँ पर ही वो रहने लग गए, और वो उनके आज तक वहाँ रह रहे हैं। लेकिन लेकिन उनकी नागरिकता भी वहीं की है, भारत की नागरिकता नहीं है। तो उनके लिए स्पेशल कार्ड दिया जाता है कि वो भारत में आ सकते हैं। यदि उनके पास काफ़ी धन है, यदि कोई कंपनी के मालिक है, तो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। उन्हें स्पेशल सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें वीज़ा में आदि में विशेष रियायतें मिलती है। जैसे हाल ही में कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, तो ये भारतीय मूल की हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो माँ है, जो मम्मी है इसकी, वह भारत से गई थी। ठीक है ना, भारत से श्यामला गोपालन, तो उनकी मम्मी है श्यामला गोपालन, वह भारत से गई थी। ठीक है, तो इसलिए उनका जो संबंध है भारत से, यानी भारतीय मूल की कहीं ना कहीं वो है।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से संसद में कौन शामिल नहीं है? तो आप जानते हैं संसद के तीन हिस्से हैं मुख्यतः। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति, डी विधानसभा। तो इसका आंसर होगा डी विधानसभा इसमें शामिल नहीं है, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों संसद के हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 21, संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। तो दो सत्रों के बीच का अंतराल हो सकता है 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता। जैसे शीतकालीन सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र है, मानसूनी सत्र है और बजट सत्र है। अधिकतम इन सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 22, नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी डोगरी, सी बोडो, डी नागामिस। तो नागालैंड की राज्य भाषा है अंग्रेजी, यानी इंग्लिश राज्य भाषा है। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोहिमा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है ये। क्वेश्चन नंबर 23, 2020 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 102, बी 101, सी 103, डी 104। तो 2020 तक भारत में जो संशोधन हुए हैं संविधान में वह हुए हैं 104, यानी 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं और अधिनियम बन चुके हैं। और जो 101वां संविधान संशोधन था वह था जीएसटी से संबंधित, ठीक है। 102वां जो संविधान संशोधन था वह था ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। ओबीसी कमीशन है उसे संवैधानिक दर्जा देना। और जो 103वां संविधान संशोधन है उसका संबंध है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को 10% रिजर्वेशन का प्रावधान करना। और जो 104वां संविधान संशोधन है उसका संबंध है एससी और एसटी को। एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन है उसे 10 साल तक एक्सपेंड कर देना, यानी 10 साल तक बढ़ा देना। अब एससी एसटी को रिजर्वेशन है वह रहेगा 2030 तक, ठीक है। और उसके बाद भी लगातार हर 10 साल में इस रिजर्वेशन को आगे बढ़ाना होता है। एक प्रक्रिया है क्योंकि हर 10 साल के बाद आपको रिजर्वेशन को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओबीसी से रिलेटेड है, ये ईडब्ल्यूएस है और ये एससी एसटी से है और ये जीएसटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। तो ये सही बात है क्योंकि 96वां संविधान संशोधन इसी के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो पहले जो भाषा थी ORI/A उड़िया, तो यहाँ पर इसको बदल दिया गया है ODIA के, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें परिवर्तन हुआ है 96वें संविधान संशोधन। बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, तो इसका जो प्रावधान था वह था, इसको बोलते हैं NJAC, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो जजों की नियुक्ति के संबंध में ये प्रावधान, तो ये 99th यानी 99वें संविधान संशोधन जो कि 2014 में किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, लेकिन 99वां संविधान संशोधन 2014 में किया गया था और ये संबंध था NJAC से, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से, ठीक है। और दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वह है 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। और ये जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। तो ये जो 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित प्रावधान है, तो ये भी काफ़ी खबरों में रहता है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको जानकारी एक्स्ट्रा मिल रही है। जो 99वां संविधान संशोधन है उसमें NJAC थी और यहाँ पर जो 52वां संविधान संशोधन था उसमें 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित थी 1985 में उसे जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व के लोकतांत्रिक देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी भारत। तो सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है भारत का, किसका? भारत का, है ना। और संयुक्त राज्य अमेरिका है,
वह सबसे पुराना लोकतंत्र है। क्या है? सबसे पुराना लोकतंत्र। और भारत है वह सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या है? सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान का मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी जीवन का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे बदल दिया गया और इसे आर्टिकल आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया और इसे केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और यहाँ पे समानता का अधिकार है, ये है आर्टिकल 14 से लेकर और 18 तक समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। तो और भाग भाग 3 में इनका वर्णन है। भारतीय संविधान में भाग 3 में इनका वर्णन है और इनको भाग 3 को कहते हैं भारत का अधिकार पत्र। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मूल अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 27, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? ऑप्शन ए चरण सिंह, बी विश्व प्रताप सिंह, दी सी इंद्र कुमार गुजराल, डी गुलजारी लाल नंदा। तो इसका आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। तो इन्होंने 1964 में जब हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और 1966 में जब हमारे हमारे प्रसिद्ध जो प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो गई थी, तो उस समय इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। तो 2 बार इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी क्या है? ए फास्ट ट्रैक कोर्ट, बी नॉन गजेटेड संगठन, सी केंद्र सरकार का विभाग, डी निजी कंपनी। तो जो एनजीटी है वह है फास्ट ट्रैक कोर्ट। ये विशेष प्रकार का फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है जो कि पर्यावरणीय मामलों का शीघ्र निपटान करता है, यानी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मसलों का निपटान करता है। और इसका गठन किया गया था 2010 में। ठीक है, 2010 में इसका गठन किया था और गठन किया गया था संसदीय अधिनियम के द्वारा, यानी पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, बी मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय का निषेध, सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, डी धार्मिक आधार पर कर निषेध। तो इसका आंसर होगा सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। यदि हम ए की बात करें तो इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में। बी का वर्णन किया गया है आर्टिकल 23 में और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह दिया गया है आर्टिकल 25 टू 28। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 3 जून 1947, सी 17 जुलाई 1947, डी 1 जुलाई 1947। तो इसका आंसर होगा 3 जून 1947। आज़ादी से पहले ही भारत के बंटवारे की घोषणा कर दी गई कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। जो माउंटबेटन योजना थी उसके आधार पर भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 बनाया गया और उसी के आधार पर 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी आर के षणमुखम चेट्टी, डी जॉन मथाई। तो इसका आंसर होगा सी आर के षणमुखम चेट्टी। इन्होंने 26 नवंबर और 1947 को सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था स्वतंत्र भारत का।
और ये उस समय वित्त मंत्री थे। और वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वह है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो इन्होंने सर्वप्रथम बजट पेश किया था आर के षणमुखम चेट्टी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा किसका राज्य था? ऑप्शन ए भारत, बी पुर्तगाल, सी डच, डी ब्रिटिश। तो भारत की स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 और उसके तुरंत बाद गोवा था वह पुर्तगाल का ही शासन वहाँ पर चलता था। भारत के कब्जे में उस समय ये नहीं आया था, ठीक है। और दिसंबर 1961, दिसंबर 1961 में ये पुर्तगाल से भारत ने पुलिस कार्रवाई की और फिर उसको भारत में शामिल किया था। और उसके बाद बार बार संविधान संशोधन किया गया 1962 में और गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश 1962 में गोवा को बनाया गया। और उसके बाद 1987 को यानी 1987 में हमने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ठीक है। तो शुरुआत में यूनियन टेरिटरी था और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1952। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। उद्घाटन किया गया था। संविधान के भाग 5 में न्यायपालिका के संदर्भ में जिक्र किया गया है और इसमें आर्टिकल शामिल है 124 से लेकर 147 तक, यानी इन आर्टिकलों में सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका के संबंध में व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, बी कोटा, सी गांधीनगर, डी अमेठी। तो वाराणसी से तो भाई जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी वो है वाराणसी यानी काशी से। कोटा से है वो ओम बिड़ला है जो कि स्पीकर है, ठीक है। और सी जो गांधीनगर है उससे है गृह मंत्री अमित शाह। और डी अमेठी से है स्मृति ईरानी जो कि 2019 में इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, उसमें इन क्षेत्रों से ये सभी मंत्री हैं और स्पीकर हैं ये चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा, डी मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्री परिषद है उसे लिखित में राष्ट्रपति को सौंपना होता है, तब जाके राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता से पूर्व विभिन्न रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? ए हैदराबाद, बी कोचीन, सी त्रावणकोर, डी पुदुकोट्टई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केआरटी मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि के क्षेत्र, इन सभी राज्यों के क्षेत्र आते थे। हालांकि पूरे क्षेत्र नहीं, लेकिन इनका काफ़ी हिस्सा हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता था, इसलिए सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। और इसे बाद में ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय सुरक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। तो भारतीय सुरक्षा का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि 2020 में है रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, 21, 22 या 23। तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 6 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 26
नवंबर, 26 नवंबर। तो इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने की अर्हता यानी योग्यता नहीं है? नहीं है पूछा है, यहाँ पर ध्यान रखना। ऑप्शन ए भारतीय नागरिक हो, बी 35 वर्ष की आयु से अधिक हो, सी लोकसभा की सदस्यता धारण करने योग्य हो, डी राज्यसभा की सदस्यता धारण करने योग्य हो। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, क्योंकि उपराष्ट्रपति की बात हो रही है तो वह राज्यसभा की सदस्यता धारण करने योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन योग्यता रखता हो। जबकि लोकसभा की सदस्यता धारण करने की योग्यता राष्ट्रपति की जी के अंदर होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य धारण करने की योग्य होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? ए बीपी सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह, डी मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर मोरारजी देसाई को, जो कि प्रधानमंत्री हमारे रहे थे, उन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसे 1991 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 20 अगस्त 1950। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक प्रतीक है वह है सारनाथ का अशोक स्तंभ। ठीक है, सारनाथ का अशोक स्तंभ, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी शंकर दयाल शर्मा, डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका आंसर होगा डी ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। और आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति को 3 तरह के वीटो शक्ति प्राप्त है। इसमें एक वीटो शक्ति है आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, आत्यंतिक। और एक है निलंबनकारी वीटो, लंबनकारी वीटो। और तीसरी जो है वह है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई बिल पारित हो जाता है तो उस समय बह जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है, अपनी सहमति को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर वह उस विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दे, यानी विधेयक को अपनी पॉकेट में रख ले। तो यहाँ पर भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने ऐसा ही किया था। और एक और वीटो शक्ति होती है जिसको बोलते हैं विशेषित वीटो शक्ति। तो ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती है, बल्कि ये होती है अमेरिका के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्य विधानसभाओं, सी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, डी पंचायत चुनाव। तो इसका आंसर होगा पंचायत चुनाव, क्योंकि पंचायत के चुनावों का जो निर्वाचन कराता है वह कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। और बाकी जो अन्य जो चुनाव है लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, उनका चुनाव करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वह 73 जो संविधान संशोधन है 1992 में, तो उसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। हर राज्य को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना पड़ेगा, जो कि राज्य में पंचायती चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1950, बी 52, सी 1955 और डी 1954।
तो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता पाने और गंवाने के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यदि आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त है तो इसका मतलब है या तो आपने जन्म से प्राप्त की है, या फिर आपने वंश के आधार पर प्राप्त की है, या फिर आपने पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की है, या फिर आपने प्राकृतिक यानी देशीयकरण के रूप में प्राप्त की है। और तीसरा कारण होता है यानी क्षेत्र समाविष्ट, यानी यदि किसी क्षेत्र को हम समाविष्ट अपने देश में कर ले तो अंततः उसके नागरिक हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे। जैसे सिक्किम, सिक्किम एक स्वतंत्र देश था और उसके बाद वहाँ पर जन्म संग्रह हुआ और वह भारत में शामिल होने के राजी हुए और उसके सभी नागरिक भारतीय नागरिक कहलाए। ठीक है। और यदि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करनी है तो उसके 3 आधार है, वो 1955 नागरिकता अधिनियम में दिए गए हैं, जिसमें यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि वहाँ पर राज्य का नागरिक भी होता है और देश का नागरिक भी होता है, जबकि भारत में केवल भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता। ठीक है। तो भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। साथ ही यदि कोई ऐसा नागरिक है जिसने पंजीकरण या कई अन्य तरीके से नागरिकता प्राप्त की है और वो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चलता है या फिर भारतीय नियम कानून का उल्लंघन करता है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो 3 तरीके हैं समाप्त करने के, और भारत का नागरिक है उसके 5 आधार नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नागरिकता संबंधी आजकल काफ़ी खबरों में चला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी जीने का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी देश की रक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों में देश की रक्षा का अधिकार शामिल नहीं है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार और समानता का अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार है वो 6 तरीके से दिए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार दिए गए हैं। देश की सुरक्षा का अधिकार ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? ए हैदराबाद, बी अमरावती, सी विजयवाड़ा, डी तिरुपति। जब आंध्र प्रदेश विभाजन हुआ था, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, ठीक है, 2 राज्यों में ये विभाजित हो गया। तो इनकी जो कॉमन राजधानी थी उस समय हैदराबाद थी, और अब हैदराबाद तो चली गई है तेलंगाना के पास, और आंध्र प्रदेश ने अपनी एक नई राजधानी बनाई है अमरावती। ठीक है, ये प्रस्तावित राजधानी है और अमरावती ही आंध्र प्रदेश की नई राजधानी मानी जाएगी, जो कि कृष्णा नदी है उसके दक्षिणी तट पर स्थित है। और ये जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है गुंटूर। उस गुंटूर जिले का एक शहर है अमरावती, और वहीं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री यदि बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, क्योंकि 25 साल का व्यक्ति ही लोकसभा का सदस्य बन सकता है, और जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसी पार्टी का जो बहुमत प्राप्त पार्टी का सदस्य है उनमें से एक प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर 25 साल कम से कम उम्र चाहिए, न्यूनतम पूछा है। ठीक है। यदि आपको पंचायत का कोई चुनाव लड़ना है तो आपको चाहिए 21 वर्ष। यदि आपको लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको चाहिए 25 वर्ष। यदि आपको राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो आपको चाहिए 30 वर्ष। और यदि आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको चाहिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो दिल्ली शुरू से ही भारत की राजधानी नहीं थी। ए बम्बई, बी मद्रास, सी कलकत्ता, डी मैसूर। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ले जा गया था। दरअसल 11 दिसंबर 1911 को जब देश पराधीन था तो उस समय दिल्ली दरबार सजा था। दिल्ली दरबार में आए थे जॉर्ज पंचम। इन जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा की थी कि राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली पहुंचाई जाए,
और इसकी पूरी प्रक्रिया है वो 1912 में संपन्न हुई। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 50, 2020 तक देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 6। तो हाल ही में जो पार्टियां हैं वह हैं 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह हैं 8। कौन कौन सी है? एक तो बीजेपी है जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस है, एक है बीएसपी, फोर्थ नंबर की है एनसीपी, और फिफ्थ नंबर के सीपीआई, और सिक्स नंबर के सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और एनपीपी। हाल ही में एनपीपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी को दिया गया था। तो इस प्रकार से ये वर्तमान में 2020 तक यदि हम कहें तो राष्ट्रीय पार्टियां है 8। इनको कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती है तब जाके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो ये किया था 1921 से 27 के बीच में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और जो हमारा दिल्ली का जो संसद भवन है वह लाल पत्थर से निर्मित है, और हाल ही में इस संसद भवन को अब संग्रहालय बना दिया जाएगा और नया संसद भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। प्रोजेक्ट विस्ता के तहत नया संसद भवन बनाया जाएगा। उसका कारण ये है क्योंकि 2026 के बाद देश में जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका सीमांकन होगा परिसीमन आयोग के द्वारा, और 2031 की जनसंख्या के बाद यहाँ पर हमारे देश में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। तो इस कारण से ये छोटा पड़ रहा था ये भवन, तो आगे इसको बड़ा कैसे किया जाए, इसीलिए प्रोजेक्ट विस्ता के द्वारा इस भवन को बनाया जा रहा है अलग से, और इस प्रकार से संसद भवन नया दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदन, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी भारत का राष्ट्रपति, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटा सकता है। संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत से ये पास करना होता है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटा दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह एक काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकारी होता है जो कि हमारे चुनाव आयोग का एक अध्यक्ष होता है एक तरीके से, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इन पर पूरे देश में निर्वाचन यानी चुनाव की पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी होती है कि किस प्रकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न किया जाए, क्योंकि किसी भी देश को लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो उस देश का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए CLRI, बी CSIR, सी इसरो, डी DRDO। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा CSIR, ठीक है। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो प्रधानमंत्री है वह पदेन अध्यक्ष होते हैं, और इसकी CSIR की स्थापना की गई थी 1942 को। पदेन अध्यक्ष का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो वो स्वतः ही इसका अध्यक्ष बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, और इसकी जो परिकल्पना की गई थी वह की थी पिंगली वेंकैया ने हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी परिकल्पना की थी। क्वेश्चन नंबर 55, अफगानिस्तान की राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, ठीक है, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। यदि हम देखें तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, क्या है? काबुल। और राजस्थान की जो करेंसी है वह है अफगानी, तो ये भी हमें याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? ए विधान परिषद, बी वरिष्ठ सदन, सी उच्च सदन, डी निम्न सदन। तो राज्यसभा को नाम से जाना जाता है वह है उच्च सदन, ठीक है, और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? ऑप्शन ए 1857, 1858, 1859, 1856। तो 1858 में जो भारत है
ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आ गया था, क्योंकि 1857 में हुई थी क्रांति, और इस क्रांति के बाद ब्रिटेन है वो हिल गया था बिल्कुल, ठीक है। और उससे पहले शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन है वो प्रत्यक्ष रूप से ले लिया था 1858 में, क्योंकि इस समय भारत शासन अधिनियम लाया गया था 1858 में। तो इसी के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत भारत आ गया था। क्वेश्चन नंबर 58, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971, डी 1999। तो इन चारों वर्षों में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और 1965 के युद्ध में ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद जो समझौता हुआ था वह हुआ था 11 जनवरी 1966 को, ठीक है। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वह थे अयूब खान, ठीक है, अयूब खान। तो ताशकंद में यहाँ पर समझौता हुआ, जिसमें जिसमें शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और ताशकंद है वह उज्बेकिस्तान की राजधानी, किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। जो मध्य एशिया का देश है उज्बेकिस्तान, उसकी राजधानी है ताशकंद। हमने 1947 में पाकिस्तान को हराया था, 1965 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया था। हालांकि 1962 में हमने चीन के साथ युद्ध लड़ा था, इसके बाद भी हमने 1965 में पाकिस्तान को हराया। उसके बाद 1971 में हमने पाकिस्तान को हराया। 1971 में हमने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान से उसे अलग कर दिया। और 1999 में हमने कारगिल के बारे में पाकिस्तान को फिर से पटखनी दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा? तो यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित है तो उस समय हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वह हमारे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो जस्टिस है यानी जज है, उसकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है, रिटायरमेंट की आयु है, वह है 65 ईयर। कितनी है? 65 ईयर। आंसर वी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया था 1951 में, और 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले ही संविधान संशोधन में, ठीक है, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? ऑप्शन ए मोहम्मद हामिद अंसारी। तो मोहम्मद हामिद अंसारी है वह उपराष्ट्रपति रहे हैं, और इनका कार्यकाल था 2007 से लेकर और 12 तक, ठीक है। और बी एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब है वह हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से लेकर के, और 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं रहे। सी रामास्वामी वेंकटरमन, तो ये उपराष्ट्रपति रहे हैं, और इनका जो कार्यकाल था वह था 1984 से 87, 1984 से 87, ठीक है। और जो शंकर दयाल शर्मा हैं तो ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं 1987 से 92। तो यहाँ पर आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 63, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? ऑप्शन ए 1975, 1973, 1972, 1950। तो सिक्किम बना था 1975 में। 1975 में भारत का राज्य बना था। ये पहले क्या था? एक स्वतंत्र देश था, पहले स्वतंत्र देश था। और यहाँ की जनता ने कहा कि हम तो भाई भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमने कहा कि भाई जनमत संग्रह करा लो। जनमत संग्रह हुआ, तो फिर उसके बाद जनमत संग्रह का जो बहुमत है वह आया भारत के पक्ष में कि हम तो भारत में शामिल होना चाहते हैं। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में। इस प्रकार से
जो सिक्किम है वो भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ये भी आपको याद रखना है, राजधानी है गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी कनाडा। तो हमने आपातकाल का प्रावधान है वह लिया है जर्मनी से, और 3 तरह के आपातकाल भारत में लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वह 1885 में हुई थी, तो इसकी स्थापना में सबसे बड़ा योगदान था A.O. ह्यूम का, ठीक है। लेकिन इसके जो अधिवेशन हुआ था उनके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर तो राष्ट्र गान के रचयिता है, राष्ट्रगीत के नहीं है। जबकि इसमें आंसर होगा वी बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि राष्ट्रगीत के रचयिता है, और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर वह राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको लिखा था, रचयिता थे। और जो वंदे मातरम है उसका जिक्र मिलता है उपन्यास, उपन्यास है आनंद मठ, क्या है? आनंद मठ है, तो उसमें जिक्र मिलता है वंदे मातरम का, जो कि किसका था? बंकिम चंद्र चटर्जी का। और 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये अनुपात होना चाहिए 3:2, 3:2 ये होना चाहिए। इस तिरंगे के प्रारूप को 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जो कि 3:2 में होता है। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी यूएसएसआर, डी आयरलैंड। तो यहाँ पर यूएसएसआर से यानी सोवियत संघ से, आज का जो रूस है वहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य है वह लिए गए थे, ठीक है। मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें क्या है 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ने सिफारिश की थी मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। तो उस समय हमने भाग 4 जिसमें डीपीएसपी है, और इसी में हमने एक खंड बना दिया 4A, ठीक है। और आर्टिकल 51A और भाग 4A जोड़ करके हमने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समावेशित कर लिया। और इस समय पर हमने 10 मूल कर्तव्यों को अपनाया था, कितने? 10। लेकिन उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हमने किया था 2002 में, और उस समय पर हमने एक 11वां मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़ दिया, जिसमें हमने जो 6 से और 14 वर्ष के जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनके लिए उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता है, कि वो उनका ध्यान रखें, इस कर्तव्य को उन अभिभावकों के लिए सौंप दिया था। तो यहाँ पर मूल कर्तव्य से संबंधित भी काफ़ी प्रश्न आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पर यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो यहाँ पर संघीय संविधान समिति के ये अध्यक्ष थे। और यहाँ पर बात करें यदि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो यहाँ पर ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि आज़ादी के समय उस समय पर काफ़ी समितियाँ बनाई गई थी, उन्हीं की अलग अलग जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। क्या थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। और यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो वे थे पहले शिक्षा मंत्री। क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री। 2020 में शिक्षा मंत्री कौन है? 2020 में शिक्षा मंत्री है
रमेश पोखरियाल निशंक। और यहाँ पर जगजीवन राम की यदि हम बात करें तो वह थे श्रम मंत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियां थी 8। ठीक है। और वर्तमान में कितनी है? 12। कितनी है? 12। 4 और जोड़ दी गई है। 4 और जोड़ दी गई है। पहली अनुसूची जो पहला जो अमेंडमेंट हुआ था 1951 में तो वहाँ पर पहली अनुसूची को जोड़ दिया गया, 9वीं अनुसूची। ठीक है। फिर जोड़ी गई थी 1985 में, जो कि हुआ था संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 1992-93 में। ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-91 में, तब जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची वो पंचायत से जुड़ी हुई है और यहाँ पर 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिका से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। मूल संविधान में 12 भाग थे, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ए, प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। तो क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो मूल अधिकार ग्रहण किए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान की किस अनुसूची में संघ राज्य व समवर्ती सूचियों का उल्लेख है? तो ये है, इन सूचियों का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। इसका आंसर होगा ए। यहाँ पर संघ सूची में शुरुआत में थे 97 विषय, जो अब वर्तमान में है 100, यानी 3 बढ़ चुके हैं। राज्य सूची में थे यहाँ पर 66 मूल संविधान में, लेकिन अब हो गए हैं 61। समवर्ती सूची में थे 47, लेकिन अब हो गए हैं 52। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये घटाबढ़ी हुई है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और अवशिष्ट जो विषय होते हैं उन पर जो अधिकार होता है वह केंद्र सरकार का होता है, केंद्र का होता है, ना कि राज्य का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी हैदराबाद, सी जूनागढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो जनमत संग्रह था वह किया गया था जूनागढ़ में। कहाँ गया था? जूनागढ़ में। और हैदराबाद की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस कार्रवाई की गई थी, जिसमें किया था ऑपरेशन पोलो। ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो, क्योंकि यहाँ पर पोलो के जो ग्राउंड है वो अधिक होते थे, इसलिए ऑपरेशन पोलो यहाँ पर चला गया पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और भारत में से शामिल कर लिया गया। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर था उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जब पाकिस्तानी कबीलाइयों ने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया था, तो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। इस तरह जम्मू कश्मीर बन गया भारत का अभिन्न हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि 14 से 18 तक अनुच्छेद में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। यदि हम 19 से 22 की बात करें तो यहाँ पर किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र। ठीक है। 25 से 28 के बीच में किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 से 24 के बीच में किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। तो ये अधिकार है मूल अधिकार, जो कि आपको अनुच्छेदों के अनुसार भी याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 77, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, क्योंकि देश का हर कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भागीदारी नहीं करते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये करते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी करते हैं। राज्यसभा के नामांकित सदस्य, तो ये निर्वाचन में भागीदारी नहीं करते। जबकि राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग चलता है तो उसमें भागीदारी करते हैं, लेकिन नामांकित सदस्य है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं करते। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यस, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं। तो सभी राज्यों के विधानसभाओं के एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी
करते हैं। और साथ ही दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है, हाल ही में तीसरी यूनियन टेरिटरी भी बन गई है, जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, तीन यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर विधानसभाएं मौजूद है और यहाँ के एमएलए भी राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, तो उसका जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। 2020 में वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 80, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो कि 1977 से 1979 तक, मतलब 2 साल के लिए लगभग ये प्रधानमंत्री रहे थे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इससे पहले 1977 से पहले सारे जो प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेसी थे, जबकि मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पहले थे। तो इसको ध्यान रखना है प्रथम को, ठीक है ना। बाकी चौधरी चरण सिंह ये भी गैर कांग्रेस थे, अटल बिहारी वाजपेयी ये भी गैर कांग्रेसी थे, लेकिन यहाँ पर पहला ध्यान रखना है। तो पहले थे मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 81, राज्यसभा में अधिकतम सीटें किस राज्य से हैं? तो अधिकतम सीटें है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं 31, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो राज्यसभा की सीटें हैं वह हैं 19 यानी 19, और यहाँ पर बिहार में सीटें हैं 16 यानी 16, और तमिलनाडु में है 18। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यदि हम बात करें कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया जाता है, तो अनुसूची अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और टोटल जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 245, जिनमें से 233 है उसका निर्वाचन होता है, 12 का राष्ट्रपति के द्वारा नामांकन होता है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो दिल्ली है वहाँ पर 3 राज्यसभा की सीटें हैं, पुदुचेरी है वहाँ पर 1 राज्यसभा की सीटें हैं, और जो जम्मू एंड कश्मीर है, तो हाल ही में जब 370 आर्टिकल को हटा दिया गया तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उसमें भी 4 राज्यसभा की सीटें होंगी। तो इस प्रकार से केवल 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी होंगी जहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं, बाकी अन्य यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की सीटें नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह उल्लेखित है आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में। और इसी के तहत आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। यदि आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए, ठीक है। इसलिए इस अनुच्छेद को हमारे जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हमारे संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसके बिना हमारा संविधान आत्मा विहीन हो जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू ही हम रिट लेकर जाते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। यदि हमारे किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम इस आर्टिकल का उपयोग करके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित नहीं किया? जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो यहाँ पर डी आंसर होगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमारी संसद को संबोधित नहीं किया था। और ये जो जिमी कार्टर है इन्होंने 1978 में संबोधित किया था, बिल क्लिंटन है इन्होंने 2000 में किया था, और बराक ओबामा ने 2010 में हमारी संसद को संबोधित किया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश है वो 2006 में आए तो थे, लेकिन उन्होंने संबोधित नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश। क्वेश्चन नंबर 84, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। यहाँ पे मैक्सिमम की बात आई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, अधिकतम हो सकती है। हाल ही में कितनी है? 543 यानी 543 यहाँ पर ये सीटें हैं। हाँ, 2 सीटें आंग्ल भारतीयों को हो सकती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने इन आंग्ल भारतीयों का जो ये प्रावधान था इसको एक्सटेंड नहीं किया, इसका मतलब इसको समाप्त एक तरीके से कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर यदि 543 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर राज्यों से है 530, कितनी है? 530। और यूनियन टेरिटरी से हो सकती है 20, जबकि है कितनी?
है केवल 13, ठीक है, जबकि और बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार से इनका विभाजन हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 85, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो पहले जो वोट देने की आयु थी वह थी 21 साल, लेकिन इसको घटा दिया था। कब कब घटा दिया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन में इसे घटा दिया गया था 1988-89 में, यहाँ पर इसको घटा दिया गया था। तो इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन ए। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार राज्य में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य से लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 40। और यदि हम बात करें सबसे अधिक, तो सबसे अधिक है 80, जो कि है यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। और यदि हम 48 सीटों की बात करें तो ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और यदि हम 42 की बात करें तो ये है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं यूपी में, आपको ये याद रखना है। इसलिए किसी भी पार्टी की सरकार बनने में यूपी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है ना, इसका आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष को सौंपता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष है वह लोकसभा अध्यक्ष को सौंप सकता है त्यागपत्र, ठीक है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये है क्वेश्चन नंबर 88। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी कानून मंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर महान्यायवादी की यानी अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करता है वह करता है राष्ट्रपति। हमारे संविधान में अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल आर्टिकल 76 में जिक्र किया गया है, 76 में जिक्र किया गया है। ये सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है, वकील के रूप में कार्य करता है, ठीक है, वकील के रूप में कार्य करता है। और ये भारत के राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत तक पद को धारण करता है, ठीक है। और ये लोकसभा में, राज्यसभा में या इनकी कोई संसद की समिति है उसमें ये भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वहाँ पर वोट नहीं दे सकता। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। या तो कोई व्यक्ति 6 वर्ष तक अधिकतम रह सकता है कैग के पद पर, या उसकी उम्र यदि 65 वर्ष हो चुकी है तो भी उसका कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर कैग की यदि बात करें तो कैग एक संवैधानिक पद है, ठीक है, कैग एक संवैधानिक पद है जिसका जिक्र है वो आर्टिकल आर्टिकल 148 से 151 में किया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यदि हम इसकी नियुक्ति की बात करें, यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो सार्वजनिक जो धन है, यानी सार्वजनिक धन है, उसका ये संरक्षक होता है, ठीक है, संरक्षक होता है। और वर्तमान में कैग कौन है? अभी हाल ही में कैग बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो ये भी आपको याद रखना है, 2020 में जो कैग है नए वह हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। पिछली बार एनटीपीसी में यही पूछ लिया गया कि वर्तमान में कैग कौन है, तो यहाँ पर ही आपको ये याद रखना जरूरी है। यदि ये बदलता है आगे तो भविष्य में, तो आपको अपडेट करंट अफेयर्स के माध्यम से कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर होगा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, क्योंकि ये रहे थे 1978 से लेकर के और 1985 तक ये सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। और यहाँ पर यदि कमल नारायण सिंह की बात करें तो ये सबसे कम समय के लिए केवल केवल 17 डेज के लिए, केवल 17 डेज के लिए रहे थे 1991 में, ठीक है। और यदि हम करें वर्तमान की बात, तो वर्तमान में जो 2020 में जो हमारे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वह हैं शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पिछले बार एनटीपीसी में यह गया था कि वर्तमान में सीजेआई कौन है, यानी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन है, तो हाल ही में है शरद अरविंद बोबड़े।
क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से राज्यपाल की योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, सही बात है, ये तो होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य चुनने जाने योग्य हो, तो राज्यपाल है वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, सही बात है। और यहाँ पर यह डी की बात करें, वह किसी लाभ के पद पर हो सकता है, तो यहाँ पर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल है वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल है वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, 5 साल के लिए, ठीक है। और जो राज्यपाल का पद है ये किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये ग्रहण किया गया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से ग्रहण किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर राज्यसभा नहीं है ये, ठीक है। ये राज्यसभा नहीं है बल्कि राज्य विधानसभा है, विधानसभा है। तो वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। यहाँ पर राज्यसभा की इसमें गलती से प्रिंटिंग प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है ना, तो इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 92, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? तो वर्तमान में विधान परिषदें हैं 6 राज्यों में। और 6 राज्य कौन से हैं? एक तो यूपी है जिसमें 99 सीटें हैं, एक है कर्नाटक, केआरटी कर्नाटक, और महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। और एक था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 राज्य हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन हाल ही में जब 370 आर्टिकल को हटा दिया गया तो यूनियन टेरिटरी बनी गई जम्मू कश्मीर, उसकी विधान परिषद भी डिजॉल्व हो चुकी है। तो अभी वर्तमान में कितने हो गए? 2020 तक हो गया है 6 ऐसी विधान परिषद, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषदें भी शामिल हैं। अब विधान परिषद का मतलब ये है जैसे कि विधान मंडल है, ठीक है। विधान मंडल जैसे एक संसद होती है ऐसे ही विधान मंडल होता है राज्य में। विधान मंडल में 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो विधानसभा, विधान सभा, ठीक है। एक हो सकती है विधान परिषद। तो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है, केवल केवल 6 राज्यों में है। और इसमें एक होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। जैसे संसद है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति है, विधानसभा की जगह लोकसभा है, विधान परिषद की जगह राज्यसभा है, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर राज्यों में भी बना होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि विधान परिषद के बारे में प्रश्न है तो इसके बारे में और जानकारी यदि हम ले तो विधान परिषद की जो संख्या है वह हो सकती है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है वह हो सकती है विधानसभा विधानसभा के सदस्यों की 1/3। इसका मतलब ये है कि यदि किसी 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 भी राज्य में यदि विधानसभा की सीटें माना कि 200 है तो 200 का 1/3 आप निकाल लो, 1/3 आप निकाल लो, इससे अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम मिनिमम बात करें, ये तो मैक्सिमम बात हो गई, यहाँ पर मिनिमम की बात करें तो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और तेलंगाना में 40 ही है, ठीक है। कितनी है? 40 ही है, ठीक है। और यहाँ पे विधान परिषद का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है 6 साल का। कितना? 6 साल का। जैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ऐसे ही विधान परिषद भी क्या है? स्थायी सदन होता है। और इसके जो 1/3 सदस्य है वो हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और विधान परिषद का सदस्य कितने साल में व्यक्ति बन सकता है? तो 30 साल में। कितने साल में? 30 साल में। 30 साल की उम्र कोई कर चुका है तो ही मैं विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। जब विधानसभा के लिए 25 साल यानी एमएलए बनने के लिए केवल 25 साल चाहिए, ठीक है। तो ये अंतर आपको समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 93, राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 500, 500 हो सकते हैं। अब अधिकतम 500 हो सकते हैं। यदि हम अधिकतम किस विधानसभा में सीटें हैं तो हम कह सकते हैं कि यूपी में है 403, 403 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा किसी में नहीं है। लेकिन यदि अधिकतम करनी है तो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है नहीं। और मिनिमम कितनी हो सकती है? यदि मैक्सिमम 500 है तो मिनिमम कितनी हो सकती है? तो मिनिमम हो सकती है 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद भी है, कुछ क्या है? अपवाद भी है। कौन है? गोवा है अपवाद, एक तो गोवा है जिसमें 40 ही है, और एक है मिजोरम जिसमें 40 है, और एक है कौन? सिक्किम में है 32। हालांकि अभी कुछ विशेष और कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं, लेकिन हाल फिलहाल में 32 सीटें हैं। अब ऐसा क्यों है अपवाद के रूप में? क्योंकि आर्टिकल
आर्टिकल 371 में विशेष प्रावधान किया गया है कुछ राज्यों के लिए, तो वहाँ पर विशेष प्रावधान के तहत ये सीटें कम हो सकती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 370 और 35 से किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से। और क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, जबकि आर्टिकल 371 बहुत सारे ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के या फिर अन्य राज्य भी ऐसे हैं जिन्हें विशेष प्रावधान आर्टिकल 371 के द्वारा प्रदान किया गया है। तो आपको ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94, अनुच्छेद 370 और 35 से किस राज्य से संबंधित था? ठीक है ना, क्योंकि अभी इसे हटा दिया, पूर्ण तरीके से नहीं हटाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के संबंधित जो प्रावधान थे उनको हटा दिया गया है। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर को क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। इसको दो भाग कर दिए गए। एक तो खुद जम्मू एंड कश्मीर है जो कि एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है विधानसभा सहित। ठीक है, और एक अलग भाग बना दिया गया लद्दाख। लद्दाख, ठीक है, तो लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। तो ये आपको ये याद रखना है। 5 अगस्त 2019 को 370 जो आर्टिकल था उसको हटा दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया था और इन सबको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब यूनियन टेरिटरी हो गई 9। ठीक है, पहले 7 थी और 2 और जुड़ गई तो कितने हो गए? 9। और राज्य राज्य हो गए 28, क्योंकि पहले थे 29 राज्य और जम्मू कश्मीर कम हो गया क्योंकि उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो अब राज्य हो गए 28। ओके। क्वेश्चन नंबर 95, 2020 तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं? तो 2020 तक परिसीमन आयोग है वो 4 बार गठित किया जा सकते हैं, किए जा चुके हैं। ठीक है ना, 1952 में किया गया था, 1962 में किया गया था, 1972-73 में किया गया था। ठीक है, और 2002 में किया गया था। तो 4 बार परिसीमन आयोग गठित किया जा चुका है। ठीक है, परिसीमन आयोग का काम क्या होता है? परिसीमन आयोग का काम होता है कि जो विधानसभा लोकसभा के क्षेत्र है उनकी सीमा का अंकन करना, यानी सीमांकन करना। ठीक है, और इस परिसीमन आयोग का गठन जो करती है वह संसद करती है। ठीक है, और अब 2026 तक स्थगित कर दिया है कि 2026 से पहले परिसीमन करने की जरूरत नहीं है। 84वां यानी 84वां संविधान संशोधन किया गया था। 84वां संविधान संशोधन किया था 2001 में। उस समय ये कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा और जो राज्यसभा और जो लेजिस्लेचर है यानी विधानसभा की सीट है उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी यानी 2031 में होगी और 2031 में होगी, तो उसके आधार पर फिर किया जाएगा परिसीमन यानी सीमांकन किया जाएगा और संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, विधानसभा जो सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, और उसके बाद है संख्या इनकी बढ़ने वाली है 2031 के बाद। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्ट विस्ता के तहत हमारे संसद भवन को भी बड़ा बनाया जा रहा है, ताकि जो आने वाले समय में जो सांसद है वहाँ पर उनको सही सुविधाएं मिल सके और वहाँ पर जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसके लिए अवसरचनात्मक विकास है वो सही से पहले ही उपलब्ध हो सके। क्वेश्चन नंबर 96, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। तो भारत निर्वाचन आयोग है और संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। यदि हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका काम होता है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना। ठीक है, इसमें यदि हम वर्तमान की बात करें तो एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यदि हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में, वह हैं 23वें। ठीक है, 23वें 2020 तक जो है सुनील अरोड़ा। ठीक है, पिछली बार एनटीपीसी में ये प्रश्न आ गया था कि भैया वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो ये प्रश्न अब वर्तमान में है सुनील अरोड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। ये भी ध्यान रखना है आर्टिकल, भाग और इसकी स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 97, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का अध्यक्ष होता है।
नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, NITI। तो यहाँ पर पहले ये इसका नाम था योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। और योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? नीति आयोग, ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी 2014 में, तो उस समय पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इसकी घोषणा की थी और 2015 में इसका गठन कर दिया गया था। ये एक ना तो संवैधानिक संस्था है, ना ही ये सांविधिक संस्था है, ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या है? ये एक थिंक टैंक है, ठीक है ना, कि भैया जो भारत है उसका विकास कैसे करना है, तो इसमें सलाह मशविरा किया जाता है कि देश का विकास का रोड मैप कैसे बनाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22, ठीक है, और 22 होते हैं, इनमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ठीक है, लोकसभा से और राज्यसभा से टोटल बन जाते हैं 22 सदस्य, ठीक है। इसका जो महत्वपूर्ण काम है, जो कैग है उसका, कैग है जो लेखाओं का परीक्षण करता है, तो उसकी जो लेखा का प्रतिवेदन है उसका निरीक्षण करना, उसकी जांच करना लोक लेखा समिति का काम होता है, ठीक है ना। ये एक स्थायी समिति है, तो इसका ध्यान रखना है, ये स्थायी समिति है। और भी समिति होती है जैसे प्राक्कलन समिति, ठीक है ना, तो प्राक्कलन समिति में होते हैं सदस्य 30, ठीक है, प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 का 30 सदस्य है इसमें। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से, लोकसभा से होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और समिति होती है जो स्थायी समिति होती है, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, ठीक है, लोक उपक्रम समिति। ये क्या करती है? जो पब्लिक सेक्टर के जो अंडरटेकिंग है यानी उपक्रम है, उनके लेखा जोखा का काम है लोक उपक्रम समिति का होता है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्थायी समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति, इनकी सदस्य संख्या कितनी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 99, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना जरूरी है? तो पंचायत का सदस्य आपको बनना है तो आपके लिए चाहिए 21 वर्ष। कितने चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। हाल ही में 15वें वित्त आयोग का जो आयोग था उसने सिफारिशें की है, यानी अपनी सिफारिशें दे दी है। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह। कौन थे? NK सिंह, ठीक है। और इन्होंने अपनी सिफारिशें दो दो भागों में दी है। पहली दी है 2020 से 21, 20 से 21, और दूसरी दी है 2021 से 26, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पार्टों में ये सिफारिशें दी है, ठीक है। राष्ट्रपति इनका गठन करता है और इनका काम है और केंद्र व राज्य के बीच जो वित्त है उसका बंटवारा कैसे किया जाए, तो ये सिफारिशें प्रदान करता है, ठीक है। वित्त आयोग का जो वर्णन है, वित्त आयोग का वर्णन है वह आर्टिकल 280 में किया गया है। 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हुए आपके पूरे पॉलिटी के 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पॉलिटी का हर चैप्टर से कहीं ना कहीं प्रश्न आपको मिल गया होगा। और यदि आपने इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन आंसर किए हैं, एक्स्ट्रा जो जानकारी आपको दी है, तो आप परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, आपका प्रश्न हल करने से बचेगा नहीं। इसलिए आप इस लेक्चर को एक बार, 2 बार, जितना हो सके बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको परीक्षाओं में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप सभी का इस लेक्चर को, इतना 2 घंटे का, लगभग पौने 2 घंटे का, 1.5 घंटे का जो लेक्चर है, उसको देखने में आपने धैर्य बरता और साथ ही आपने बहुत कुछ सीखा, तो ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।